हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और हेल्दी होंगे। इस वीडियो में बेटा हम जो आज कवर करने वाले हैं ना, आप मान के चलो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा टॉपिक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स की जिनका नाम है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। ये जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स हैं इन्हें हम अलग से स्टडी कर रहे हैं। क्यों? कुछ तो खास होगा। तो बेटा ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरेस्टिंग भी है। आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो हमारा फोकस रहने वाला है ना वीडियो में, वो रहने वाला है कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स होते क्या हैं, इसे आइडेंटिफाई करना, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और हम फोकस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ पे, यानी कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग समझने में, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक्टिव और मिथिलीन। मैं पहले आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं मिथिलीन क्या होता है। बहुत लोगों को आप में से शायद पता भी हो, मिथिलीन ग्रुप जो होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो होता है ये CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप को कहते हैं मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। आओ इसको दोबारा बेसिक से समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है CH4। CH4 आप सबको पता है क्या होता है, मीथेन, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस मीथेन में से बेटा अगर एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए, इसमें से माइनस कर दो एक हाइड्रोजन, तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा CH3 और साथ ही कार्बन पे एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ये ग्रुप होता है CH3 ग्रुप मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, है ना। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसी मिथाइल ग्रुप में से बच्चे अगर आप एक और हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बच जाएगा? इट विल रिमेन एज CH2 और उस कार्बन पे दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे लाइक दिस। सो कार्बन पे दो हाइड्रोजन और बाकी के दो बॉन्ड उसके खाली हो गए, उस पर कुछ कुछ और अटैच हो सकता है। यहाँ पर बात है कि ये जो CH2 ग्रुप है, दिस वन इज कॉल्ड मिथिलीन। सो नाम समझ में आए, मीथेन से बन गया मिथाइल, मिथाइल से बन गया मिथिलीन, एक एक हाइड्रोजन कम होती गई। सो कंक्लूजन ये मिथिलीन है, ये CH2। अब समझते हैं इस एक्टिव वर्ड का सिग्निफिकेंस। सारा खेल तो इसी में छुपा है। देखो बेटा, मिथिलीन यानी कि ये CH2 ग्रुप एक्टिव है, से क्या मतलब है? इससे बेटा दो मतलब हो सकते हैं। जो इसकी एक्टिविटी है उससे दो मतलब हो सकते हैं। वो दो मतलब क्या है? एक रिएक्टिविटी और दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो में बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। रिएक्टिविटी से मतलब है कि ये जो ग्रुप है ये इतना एक्टिव है कि ये रिएक्टिव है, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देता है, ठीक है। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि देखो ये ग्रुप मैं यहाँ पे ऐसे ओपन करके ड्रॉ कर दिया ना, कार्बन पे ये दो बॉन्ड्स हैं जहाँ पे कुछ कुछ अटैच होगा, मैं बताऊंगी क्या होगा। ये दो हाइड्रोजन्स हैं, है ना। तो ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं इस CH2 ग्रुप में, इस मिथिलीन ग्रुप में, ये आपकी एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, यानी इनको ये ग्रुप लूज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है ना। सो यानी कि बाकी एज इट इज, मान लो ये जो CH बॉन्ड है ये ऐसे टूट गया, कार्बन पे आ गया माइनस और साथ में रिलीज कर दिया उसने H प्लस। सो H निकल गया एज H प्लस, कार्बन पे छोड़ गया माइनस। तो यहाँ पे इस तरह से टूटने की वजह से इस ग्रुप ने क्या एक्ट किया बेटा? इस मिथिलीन ग्रुप ने एक एसिड की तरह बिहेव किया, है ना। उसने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया। अब इसी को हम अपने वेल नोन फेमिलियर एसिड के साथ कंपेयर करके देखते हैं। मैंने यहाँ लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, आपका H2SO4 है ये, ठीक है। यहाँ पे जो OH बॉन्ड है ये कैसे टूटता है? ऐसे टूटता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखो क्या बन जाता है, यहाँ पे O माइनस एनायन बन गया और साथ में H प्लस जो है वो रिलीज हो गया। सो ये H प्लस प्रोटॉन देने की वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या है? एक एसिड है। और हमें पता है कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है उसका कारण समझो। कोई भी एसिड बेटा तब स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जब उसका कॉन्जुगेट बेस, ये जो टर्म है
कॉन्जुगेट बेस, इसका क्या मतलब है, एसिड ने जब प्रोटॉन रिलीज कर दिया तो जो पीछे ये बच जाता है ना, जैसे ये जो एनायन बना है सल्फेट आयन, ये सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो जब मैं क्या बता रही थी आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा होती है किसी भी एसिड की जब उसका कॉन्जुगेट बेस बेटा स्टेबल हो। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये काफी स्टेबल है। स्टेबल होने का कारण ये है, देखो O पे माइनस चार्ज है, ये ऐसे करके क्या जाएगा, ऐसे इस तरह से कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होगी, इस तरफ भी जा सकता है और ये ऐसे करके ऊपर की तरफ भी जा सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और वो इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं ना आपको, तो ये देखो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास जब ये ऊपर गया कॉन्जुगेशन में। ऐसे ही बेटा अगर नीचे वाली ऑक्सीजन के साथ गया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन्स पे, इस पे और इस पे डी लोकलाइज हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। चार्ज डीलोकलाइजेशन के बारे में, चार्ज डीलोकलाइजेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप ज़रूर चैनल पे देखो, यहाँ पे मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वही चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रही है और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर रही है जिससे ये एसिड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। अब वही उसी के पैरेलल समझते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। मैंने इनऑर्गेनिक से एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पे अब जो आपका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस है ये, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज है कि कॉन्जुगेट बेस है ये, यानी कि C पे माइनस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज, है ना। बाकी के उसके बॉन्ड्स जिस मर्जी के साथ हो, अभी हम पढ़ेंगे क्या। कार्ब एनायन, कार्बन पे बेटा जब नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, लिख लो, कार्बन आयन, आपको पता होगा, है ना। सो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है मिथिलीन ग्रुप का वो क्या है, कार्बन आयन। यानी इस कार्ब एनायन की मुझे स्टेबिलिटी देखनी है। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, दैट मीन्स कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा। अब यहां से सोचो, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम गए हैं, है ना। अब यहां से सोचो कि कार्ब एनायन को कौन स्टेबल करता है, हु मेक्स कार्बन आयन स्टेबल या व्हाट मेक्स कार्बन आयन स्टेबल। बेटा कार्ब एनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बेटा स्टेबल करते हैं, लिख लो आप, इसको स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, EWG लिखा है मैंने, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यानी यहां पर तो एक हाइड्रोजन बची थी, है ना, यहां पर अगर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इससे, तो वो उसको स्टेबल करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, पर्टिकुलरली बेटा -m इफेक्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वही यहाँ पर कार्बन आयन को अच्छा खासा स्टेबल कर पाएंगे और एक्टिव मिथिलीन बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो -m इफेक्ट शो करने वाले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके बहुत सारे एग्जांपल्स किए। आप इस लिंक को जाकर क्लिक करो और आप उसको देख सकते हो अगर आपको कहीं पर भी इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स क्या होते हैं, मैं एग्जांपल लूँ, अगर इसमें आता है आपका फॉर एग्जांपल CHO ग्रुप है, COR कोई ग्रुप है, COOR है एस्टर वाला, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, नाइट्राइल हो सकता है, एटसेट्रा। सो ये सारे आपके -m इफेक्ट ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है थ्रू -m इफेक्ट। अब यहाँ क्या होता है, कॉन्जुगेशन होती है, रेजोनेंस होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसकी वजह से जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फेट आयन में कंजुगेट बेस में स्टेबलाइजेशन थ्रू रेजोनेंस हो रही थी, है ना। वही सेम प्रोसेस जो है यहाँ पे इस कार्बन आयन की स्टेबलाइजेशन में होता है बिकॉज ऑफ -m इफेक्ट ग्रुप्स। तो मैं अब आपको लिखवाने जो जा रही हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, दैट इज द कंडीशन फॉर कॉलिंग एनी मिथिलीन एज एक्टिव मिथिलीन। मतलब
स्पेसिफिकली एक्टिव मिथिलीन किसे बोला जाएगा? ठीक है, हर मिथिलीन ग्रुप को नहीं बोला जाएगा, स्पेसिफिकली बेटा एक्टिव मिथिलीन बोला जाता है, यू राइट इट डाउन, CH2 ग्रुप फ्लैंक्ड बाय, बताऊंगी क्या है, फ्लैंक्ड बाय 2 -m इफेक्ट ग्रुप्स। ये डेफिनेशन आप लिख लो क्योंकि इससे अच्छी क्लैरिटी और कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास एक CH2 ग्रुप है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं इसको। आपके पास बेटा एक CH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली है ना, ऐसे ही था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप होगा, कुछ ना कुछ अटैच होगा, तो वो दोनों के दोनों जो यहाँ लगे हुए कोई ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए -m इफेक्ट वाले ग्रुप्स। यही मतलब है फ्लैंक्ड बाय, कि बीच में, फ्लैंक्ड बाय मतलब भी बीच में एक CH2 और उसके अगल बगल, CH2 के अगल बगल दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है? -m इफेक्ट वाले कोई से भी हो सकते हैं, है ना, दोनों CHO हो सकते हैं, एक CHO एक COR हो सकता है, दोनों तरफ एस्टर वाला ये ग्रुप हो सकता है, या नाइट्राइल लगा हो सकता है, बस सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास CH2 है और उसकी एक तरफ CN लगा है, एक तरफ CHO ग्रुप लगा है, ये भी -m इफेक्ट का है, ये भी -m इफेक्ट का है। तो अगर कोई CH2 ऐसा दिखे मुझे, ऐसा मिथिलीन ग्रुप मुझे दिखे जो दोनों तरफ फ्लैंक्ड बाय किससे है, दोनों तरफ अटैच्ड बाय किससे है, -m इफेक्ट ग्रुप्स, तब बेटा ये जो CH2 होता है, ये जो मिथिलीन है, वो बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन। ये एक्टिव हो जाता है जब किसी CH2 मिथिलीन ग्रुप पे दो -m इफेक्ट वाले ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, तब वो बेटा क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव से मतलब दोनों चीजें, रिएक्टिव हो जाता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। उसकी रिएक्टिविटी और एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आओ पहले इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जो हमने समझा ना कि जो कार्बन आयन बन रहा है इस प्रोटॉन को लूज करके, इसी कार्बन आयन की, जो कि इसका कंजुगेट बेस है, उसकी स्टेबलाइजेशन होती है। ये जो -m इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, ये उस कार्बन आयन को स्टेबल करते हैं रेजोनेंस के थ्रू। तो वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं, बी वेरी क्लियर, जब मैं बोल रही हूं ना कि एक्टिव मिथिलीन का मतलब है मिथिलीन ग्रुप फ्लैंक्ड बाय 2 -m इफेक्ट वाले ग्रुप्स। सो इसका स्ट्रिक्टली मीनिंग है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो -m वाले ही होने चाहिए। ये भी -m का होना चाहिए, ये भी -m का। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक -m वाला ग्रुप है और दूसरा कुछ और जुड़ा हुआ है, तब भी वो एक्टिव मिथिलीन नहीं होगा। नोट दिस केयरफुली, ठीक है। इसके बेस पे सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, मैं आपको डोंट वरी एग्जांपल्स कराऊंगी, ठीक है। सो अगर सिर्फ एक -m वाला ग्रुप लगा है तब भी वो एक्टिव मिथिलीन नहीं होगा। और अगर बेटा दोनों तरफ या किसी एक तरफ बेटा -I इफेक्ट वाले ग्रुप लग गए हैं, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट से भी विड्रॉ कर सकता है और m इफेक्ट से भी कर सकता है, -I -m दोनों हो सकता है ना। तो -I इफेक्ट वाले भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, अगर वो यहाँ लगे हैं तो भी वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट एक्टिव मिथिलीन, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। एक्टिव मिथिलीन सिर्फ तभी होगा जब यहाँ पर 2 -m लगेंगे, only then and only then it is called active methylene। देखो जो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल देखो, इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है एक मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप, दिस वन ना, कार्बन 2 हाइड्रोजन, दिस इज योर मिथिलीन ग्रुप। और बाकी के जो 2 बॉन्ड्स हैं उसके, उनके दोनों तरफ कुछ कुछ ग्रुप जुड़ा है। आपको बस ये देखना है क्या वो दोनों के दोनों ग्रुप्स -m इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं या नहीं।
बस यही कंडीशन हमने पढ़ी है। तो देखो यहाँ पे लगा है COCH3, है ना, ये वाला ग्रुप, यहाँ पे भी COCH3 ये वाला ग्रुप। ये दोनों ग्रुप्स जो है सेम है, इस केस में डिफरेंट भी हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा, बट दोनों का -M इफेक्ट ग्रुप होना जरूरी है। और वो दोनों, ये भी -M वाला ग्रुप है, ये भी -M। और अगर आपको सच में अभी भी कोई ना कोई दिक्कत आती है -M +M पहचानने में, वीडियोस हैं चैनल पे, अगेन आई रेकमेंड +M -M दोनों की वीडियोस हैं, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल है। एक्टिव मिथिलीन में तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। -M इफेक्ट ही मेन रोल प्ले करता है किसी मिथिलीन को एक्टिव मिथिलीन बनाने में, ठीक है जी। तो वही हम समझते हैं। चलो, तो ये मिथिलीन अब एक्टिव हो गई है, और हम क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो H है, दोनों H's ये अब एसिडिक हो गई हैं। ये बॉन्ड टूट जाएगा और H+ रिलीज कर देगा, और उसके बाद कार्बन पे बच जाएगा माइनस चार्ज। वही जो कार्बन आयन बना है, जो कि कॉन्जुगेट बेस बन गया एक तरह से, जो मैंने आपको बताया, इसी की स्टेबिलिटी -M इफेक्ट ग्रुप्स करते हैं। कैसे करते हैं? रेजोनेंस के थ्रू। आओ वो ड्रॉ करके देखते हैं। देखो, कार्बन पे माइनस चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सो नेगेटिव सिंगल डबल, ये है कॉन्जुगेशन की कंडीशन, ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। सो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज में इधर जाएगा, और पाई बॉन्ड टूट के O पे चला जाएगा, बन जाएगा O-। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा? ये पार्ट एज इट इज, यहाँ पे जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड का, इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है जी। और इस कार्बन पे जो O है, उस पे माइनस आ गया, CH3 एज इट इज। ये ना इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि कॉन्जुगेशन थी, रेजोनेंस हुई, और ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। सिमिलरली ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अब बेटा हमने यहां ड्रॉ की थी, है ना। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस साइड भी तो जा सकता है, दैट ये नेगेटिव चार्ज यहां चला गया, और ये डबल बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन पे, यानी कि इस कार्बन आयन पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कॉन्जुगेशन में है, दोनों के साथ ये रेजोनेंस में जा सकता है। और सिमिलरली इस साइड भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। क्या होगा? इन दो कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये कार्बन पे जो ऑक्सीजन है उस पे बेटा O- आ जाएगा, और ये मिथाइल तो एज इट इज, ठीक है। और इस साइड स्ट्रक्चर है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक हाइड्रोजन बची हुई थी इस कार्बन पे, और ये आपका दूसरा ग्रुप आ गया COCH3। सो बेटा आप देखो, जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, आप देखो उससे हो क्या रहा है। उससे ये हो रहा है, कार्बन पे माइनस चार्ज था, वो इस ऑक्सीजन पे भी चला गया और इस ऑक्सीजन पे भी चला गया। So because of the resonance, because of the -M effect, what happens that this negative charge of carbon comes on this oxygen and this oxygen बारी बारी से। So this is called charge delocalization, जो आप चैनल पे वीडियो देख सकते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। तो चार्ज डीलोकलाइजेशन जो इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रही है, और इस वजह से जो कॉन्जुगेट बेस बना था, है ना, दैट इज जो हमारा ये कंपाउंड था, जब उसने H+ आयन लूज किया और यहाँ जो कार्बन आयन बना, आवर कॉन्जुगेट बेस, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ 2 -M इफेक्ट ग्रुप्स। यही चीज़ है जो इस मिथिलीन को एक्टिव मिथिलीन बनाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये एक मॉलिक्यूल बनाया, क्या है ये? मैंने ना बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाई है। इसको अगर मैं खोलकर लिखूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा, ये जो कार्बन है बेटा, दिस कार्बन, इट इज हैविंग योर 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 बॉन्ड्स। यहाँ पे कार्बन है जिसपे बेटा 2 हाइड्रोजन्स है, और बाकी के 2 बॉन्ड्स जो हैं वो लगे हुए हैं CN, 2 नाइट्राइल ग्रुप्स के साथ, ठीक है। इसको भी खोल के लिख लो, दिस इज एक्चुअली C ट्रिपल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर खोल के लिख दिया। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था और ये ओपन फॉर्म है।
अच्छा, अगर बॉन्ड लाइन नोटेशंस खोलने में भी आपको दिक्कत है, जैसे इस वाले को ऐसे लिखा जा सकता था ना, एक बार लिख देती हूँ, इसको ऐसे लिख सकते थे लाइक दिस। सो ऐसे लिखा होता या ऐसे खोल के लिखा हो, इट्स द सेम थिंग। तो अगर ये बॉन्ड लाइन से यहाँ तक पहुँचने में या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कहीं पर भी थोड़ी सी आपको लगता है कन्फ्यूजन होती है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशंस पे वीडियो है, आप देख सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया। आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी कन्फ्यूजन लगती है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस वन। ये बेटा आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नोटिस हो रहा है, आपको नोटिस हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये CH2 ग्रुप है, मिथिलीन ग्रुप है ना, और उसकी दोनों तरफ आजू बाजू पे जो दो बॉन्ड है किससे बने हैं, ये नाइट्राइल ग्रुप्स, ये दोनों ही बेटा -M इफेक्ट के ग्रुप्स हैं। सो अगेन यू हैव अ मिथिलीन फ्लैंक्ड बाय 2 -M इफेक्ट ग्रुप्स, सो दिस इज एन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। यानी कि इसके अंदर जो हमारी डिजायर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, ये एसिडिक होगा, ये हाइड्रोजन दोनों ही वैसे एसिडिक होगी और H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रिलीज होगी। यानी ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद मैं रब कर देती हूँ सारा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे माइनस आ जाएगा, H पॉजिटिव को वो रिलीज कर देगा। अब इसीलिए एसिडिक है क्योंकि ये जो कार्बन आयन है, जो कॉन्जुगेट बेस है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख लो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लो, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, यहाँ से पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन पे चला गया, तो क्या बन जाएगा, इन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड N बच जाएगा, N पे माइनस आ जाएगा और इस तरफ रहा एक H और दूसरा CN ग्रुप, ठीक है। सेम आगे और कंटिन्यू कर सकते हो, वही बेटा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ भी तो आ सकता है ना फॉर द कॉन्जुगेशन, है ना, इस तरफ भी तो आ सकता है। सो इस और इस दोनों नाइट्राइल ग्रुप्स के साथ वो बेटा कॉन्जुगेशन में जा सकता है ना। तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, फिर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। अब ये दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड N माइनस, देन यहाँ H और दूसरा CN। अगेन बेटा आप नोटिस करो हुआ क्या, क्यों ये कॉन्जुगेट बेस, क्यों ये कार्बन आयन स्टेबल हुआ, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज था C पे वो इस और इस दोनों नाइट्रोजन्स पे आ गया बारी बारी रेजोनेंस होकर। तो दैट इज अगेन योर चार्ज डीलोकलाइजेशन, जो कि हमेशा चार्ज्ड स्पीशीज को स्टेबल कर देती है। सो जो कार्ब एनायन है वो स्टेबल हो गया, यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो मॉलिक्यूल है इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल वो एसिड स्ट्रॉन्ग, सो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। और ये वाली जो एचेस है इनको इजीली लूज करता है एज प्रोटॉन्स, और हम बोलते हैं कि ये एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। तो देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है ना, कि जो एक मामूली सा CH बॉन्ड होता है जो कि ना तो पोलर है और ना उस वजह से इतना एसिडिक है, फिर भी वो एसिडिक बिहेव कर रहा है। आपको पता है ना, नॉर्मली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कोई खास नहीं होती, ये तो बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं, है ना। अल्काइंस की फिर थोड़ी बहुत होती है, बट द ओवरऑल पॉइंट इज कि जो CH बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन्स का, दिस इज नॉट एसिडिक एज सच, क्योंकि ये इसमें कोई पोलैरिटी है नहीं, तो ये एज सच प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता। लेकिन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि एक ये खास कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है जहाँ पे क्योंकि दो -M इफेक्ट वाले ग्रुप्स जुड़े होते हैं और वो जो कॉन्जुगेट बेस है उसको इतना स्टेबल बना रहे होते हैं कि जिसकी वजह से ये जो CH बॉन्ड है, मामूली सा CH बॉन्ड, वो भी इतना एसिडिक बन जाता है और काम का बन जाता है हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसी नोट पर एंड करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर मैंने देखो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं, मैंने सबकी ना बॉन्ड लाइन नोटेशंस लिखी है जितने मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं। आप देखो सिर्फ बॉन्ड्स शो किए हैं, मैंने पूरा स्ट्रक्चर खोल के नहीं लिखा है, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन ओपन करने में दिक्कत आती है, वीडियो जरूर देख लेना चैनल पे जो बॉन्ड लाइन नोटेशंस की है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा मैंने जो एग्जांपल्स लिखे हैं, अब इनमें से ना हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे।
कौन एक्टिव मिथिलीन है कौन नहीं है। और कैसे करेंगे, उसी कंडीशन के बेसिस पे जो भी हमने पढ़ी है कि एक्टिव मिथिलीन होने के लिए योर मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप, जिसको मैं ऐसे लिख देती होती हूँ ना CH2, शुड बी फ्लैंक्ड बाय ऑन बोथ साइड्स बाय द -M इफेक्ट ग्रुप्स। सो बस -M इफेक्ट वाला ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हाँ स्ट्रिक्टली दोनों तरफ दो -M इफेक्ट वाले ग्रुप्स होने चाहिए CH2 के ऊपर, तब वो होगा एक्टिव मिथिलीन। ठीक है, सो बस उसी कंडीशन से सॉल्व करते हैं। ये पहला वाला मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो कार्बन है बेटा, अगर ऑब्वियसली इसके 2 बॉन्ड यहाँ बन रखे हैं रिंग में, तो बाकी के 2 बॉन्ड पे कुछ नहीं शो हुआ, तो मतलब वहाँ हाइड्रोजन्स है। ऐसे ही करते हैं ना बॉन्ड लाइन नोटेशन। सो बेसिकली देयर इज अ कार्बन विद 2 हाइड्रोजन्स। ये आपको स्पॉट हो गया मिथिलीन। क्या स्पॉट हो गया, मिथिलीन। और उसकी दोनों तरफ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो देखो क्या है, C डबल बॉन्ड O और आगे पूरी अल्काइल चेन, C डबल बॉन्ड O और पूरी अल्काइल चेन। ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, ये हैं बेसिकली। कार्बन पे 2 आपके हाइड्रोजन्स हो गए मिथिलीन, और बाकी के जो ये 2, एक तरफ उस पे ये जुड़ा है COR ग्रुप है एक्चुअली ये, और इस तरफ भी COR ग्रुप है ये एक्चुअली। ठीक है जी, दैट्स द पॉइंट। और दोनों ही -M के होते हैं, तो ये आपका एक्टिव मिथिलीन है। सो यानी कि ये जो H है ये एसिडिक होगी, काफी एसिडिक होगी, काम की होगी। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखो, ये वाला। सो यहाँ पे आपको गेन ये जो पॉइंट है ये आपका वही है, कार्बन और उस पे 2 हाइड्रोजन्स, दोनों तरफ उसके जो ग्रुप्स लिखे हैं उनको ध्यान से देखना है। एक तरफ बेटा CN है और हमें पता है दैट इज द C ट्रिपल बॉन्ड एंड इट इज -M इफेक्ट ग्रुप। उसी तरह जो ये NO2 ग्रुप होता है ये भी -M वाला ही होता है, तो दोनों तरफ -M वाले ग्रुप हैं, तो यस दिस वन इज ऑल्सो, दिस मिथिलीन इज ऑल्सो एन एक्टिव मिथिलीन। इजी है ना, -M इफेक्ट देखना आना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, ये मॉलिक्यूल में आप देखते हो, हाँ COR ग्रुप है, COR ग्रुप है, ये भी -M का ग्रुप है, ये भी -M का ग्रुप है। ठीक है, और इसको देख के अगर आप बोलो ये एक्टिव मिथिलीन है तो फिर बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, अरे 2 -M के ग्रुप तो हैं, पर ये देखो ना बीच में क्या है, ये खाली एक बॉन्ड है। इन 2 के बीच में मिथिलीन कहाँ है, जो अपना हीरो है मेन, मिथिलीन कहाँ है, मिथिलीन तो है ही नहीं। जैसे देखो ये 2 -M के और इनके बीच में यहाँ थी मिथिलीन, है ना। यहाँ पे 2 -M के कुछ बीच में कुछ नहीं है, खाली बॉन्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मिथिलीन ही नहीं है, तो एक्टिव मिथिलीन कैसे हुआ, है ना। सो दिस वन इज नॉट, इसके पास ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला देखो, इस एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है COOR, ये जो ग्रुप होते हैं एस्टर का ग्रुप होता है ना, और ये -M का ग्रुप होता है। ये अपना COR ये आपका कीटोन वाला है, ये भी -M का है, और 2 -M के ग्रुप्स के बीच में यहाँ बैठा है ये मिथिलीन छुपा हुआ, दिस वन, राइट। So this methylene is also an active methylene because it is flanked by 2 -M effect groups. Hope so clear हो गया होगा, है ना। ये वाला देखो, अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिखा COR, हाँ जी कीटोन वाला ये आपका -M इफेक्ट ग्रुप है, वो तो बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आगे आपको दिखा यहाँ पे ये छुपा हुआ कौन, CH2 द मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, मिथिलीन दिख गया, -M दिख गया, तो ठीक है। अगर कोई कह दे हाँ ये जी ये एक्टिव मिथिलीन है, क्योंकि देयर इज अ CH2 एंड देयर इज -M इफेक्ट, तो आप में से जो समझदार बच्चे हैं बताओ क्या ये सही होगा या गलत होगा, गलत होगा, रॉन्ग। ये -M ये एक्टिव मिथिलीन नहीं है, क्योंकि मिथिलीन है -M इफेक्ट ग्रुप है, लेकिन कंडीशन बोलती है दैट मिथिलीन ग्रुप की दोनों तरफ 2 -M वाले ग्रुप होने चाहिए। एक अकेला ये समझना बच्चे, एक अकेला -M का ग्रुप अगर लगा होता है ना CH2 के साथ, तो वो उसको उस मिथिलीन को एक्टिव मिथिलीन नहीं बना पाता। सिंगल -M इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो भी ऐसे ही रेजोनेंस के थ्रू इसका जो यहाँ पे चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करेगा लाइक दिस। लेकिन एक सिंगल -M इफेक्ट
से इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं आता। इम्पैक्ट तभी आता है और कंसिडरेबली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तभी बढ़ती है जब दोनों तरफ, जैसे अगर यहाँ पर भी लगा होता कोई ग्रुप ऐसा, या कोई एस्टर लगा होता, कुछ भी, अगर दोनों तरफ -M के ग्रुप लगे हैं तभी वो मिथिलीन को एक्टिव मिथिलीन बना पाते हैं। यहाँ पर ये एक्टिव मिथिलीन नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रुप है। ये चीज आपको ध्यान से, यहीं पर कोई क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर आपको दिखा, यहाँ पे ये कार्बन, मतलब ये आपका मिथिलीन और उसके दोनों तरफ CHO ग्रुप्स हैं। वी नो ये भी -M है, ये भी -M इफेक्ट का ग्रुप है। सो या दिस वन इज एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। नाउ ये वाला मैं आपके लिए लीव करती हूँ। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देख लो, ये नाइट्राइल ग्रुप है। ठीक है, ये कीटोन है, ये कीटोन कार्बोनिल है। आप इसका बॉन्ड लाइन खुद खोल के देख लेना कि कहाँ मिथिलीन है और क्या वो एक्टिव मिथिलीन है या नहीं। ठीक है, सो ये आप अपना खुद करना, कमेंट में ज़रूर बताना जिसका भी आंसर आता है। ठीक है, सो कि ये एक्टिव मिथिलीन है या नहीं। यू कैन कमेंट येस और नो, येस या नो कमेंट कर सकते हो कि येस ये एक्टिव मिथिलीन है, नो ये नहीं है। ये तो हमें पता लग गया कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये भी कि वो एसिडिक होते हैं। बट बेटा, अगर अब आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स को कंपेयर करना हो कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल्स लिख दिए। मुझे दिख रहा है हाँ जी ये भी एक एक्टिव मिथिलीन है, ये भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, बट इनमें से अब क्वेश्चन ये है कौन ज़्यादा एसिडिक है। सो अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर में अरेंज करना हो तो कैसे किया जाएगा? तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, ये जो 2 -M इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, यही इस मिथिलीन को एक्टिव मिथिलीन बना रहे हैं और इसको एसिडिक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इस CH बॉन्ड को, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कब होगी? जब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, फ्लैंक्ड कर रहे हैं मिथिलीन को दोनों साइड, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेटा जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी जो ये -M इफेक्ट है ग्रुप्स का, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड की। इन 2 ग्रुप्स का जो -M इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वो देंगे इस मिथिलीन को। ठीक है, सो मेन मतलब यहाँ पे हमें ये देखना होता है, जैसे इस एग्जांपल में जो दोनों तरफ ग्रुप्स लगे हैं वो क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है COR, कीटोन वाला, है ना, ये ग्रुप लगा हुआ है। और इस तरफ जो दोनों तरफ, इस एग्जांपल में दोनों तरफ ग्रुप से वो कौन से, ये ग्रुप लगा हुआ है COOR, द एस्टर वाला ग्रुप। ठीक है, ये भी -M इफेक्ट शो करता सेम बेसिस पे, लेकिन इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? जो स्ट्रॉन्गर होगा बेटा वही एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वो कैसे समझोगे, आओ इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बात क्या है, ये H लूज हो जाएगी एज H+, उसके बाद इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होएगी जो भी हमने पढ़ी भी है। हमने कॉन्जुगेशन देखकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के भी देखे हैं, है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी कि ये जो कार्बन पे माइनस चार्ज है ये इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, लाइक दिस और लाइक दिस, है ना। तो चलो कोई एक साइड पकड़ लेते हैं, है ना, बात तो दोनों तरफ सेम ही होनी है। सो ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये पाई बॉन्ड O पे गया और इसकी फिर आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो कॉन्जुगेशन मौजूद है उससे जो रेजोनेंस हो रही है दैट इज द -M इफेक्ट, वो इसको स्टेबल कर रही है इस C- को, और ओवरऑल स्पीशीज को एक्टिव मिथिलीन बना रही है, एसिडिक बना रही है। सेम चीज़ यहाँ पे कैसे होगी, दोनों तरफ जा सकते हैं, एक तरफ लेके देखें तो इस टाइप से कॉन्जुगेशन होगी। लेकिन इस कॉन्जुगेशन और इस कॉन्जुगेशन में जो डिफरेंस है ना वो समझने वाला है, वही चीज इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अलग बना रही है। देखो क्या डिफरेंस है ना, जब ये नेगेटिव चार्ज, ये जो C- का है, इधर कॉन्जुगेशन में जा रहा है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, द C डबल बॉन्ड O, तो उसको इंटरफेयर करने वाला कोई भी और नहीं है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो ये C माइनस है, ये यहाँ कॉन्जुगेशन में गया इस कार्बोनिल के साथ, लेकिन यहाँ पर इंटरफेयर करने वाला एक और ग्रुप है, एक और पोर्शन है। क्या आप बता सकते हो कौन? ये यहाँ पे ये जो आगे OCH3 लगा है ना, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ इस तरफ तो C माइनस है, वो ऐसे कंजुगेशन कर रहा है, लेकिन इस तरफ कार्बोनिल के इस तरफ ये ऑक्सीजन है, जिसके ऊपर बेटा दो दो लोन पेयर है, और वो लोन पेयर भी तो इस टाइप से लाइक दिस कॉन्जुगेशन में है ना, दे आर ऑल्सो कॉन्जुगेटेड विद द कार्बोनिल ग्रुप। सो ये भी ऐसे रेजोनेंस करेंगे, इनके भी अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। सो यहाँ पर जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना बेटा, ये जो एस्टर वाले -M ग्रुप का, आप देखो एस्टर ग्रुप है, इसमें जो ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसके इस तरफ C माइनस के साथ कंजुगेशन चल रही है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन चल रही है। यानी ये जो ऑक्सीजन की कॉन्जुगेशन है वो इस C माइनस की कॉन्जुगेशन के साथ इंटरफेयर कर रही है, उसको डिस्टर्ब कर रही है। सो ये कार्बोनिल अब बिजी हो रहा है अपनी खुद की ऑक्सीजन के साथ, यानी जो -M इफेक्ट वाला ग्रुप था उसके अंदर ही अपनी कॉन्जुगेशन चल रही है, वो अपने आप में ही बिजी है। तो फिर वो इस कार्बन आयन के लिए, बेचारे के लिए तो कम अवेलेबल है ना। जब इस ग्रुप के अंदर अपनी कॉन्जुगेशन चल रही है तो जो ये ग्रुप है इस कार्बन आयन के लिए तो कम अवेलेबल है ना, तो वो उसके साथ इतनी अच्छी कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। हेंस वो इस कार्बन आयन को इतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं कर पाएगा, करेगा थोड़ा बहुत दोनों तरफ, लेकिन इस ग्रुप के कंपैरिजन में जो COR ग्रुप है, जहाँ पर और कोई इंटरफेयरिंग फैक्टर नहीं है इसके जैसा, ठीक है, उसके कंपैरिजन में तो कम स्टेबिलिटी है ना। सो यहाँ पे जो कार्बन आयन है या जो कह लो कॉन्जुगेट बेस है एसिड का, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इसके कंपैरिजन में जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली तो जो स्पीशीज़ हमने लिखी थी स्टार्टिंग में, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब इसके और इसके वर्सेस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर -M इफेक्ट का ग्रुप है, ये वीकर है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, इसी बेसिस पे कंपेयर करना। अब यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। देखो, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ये वाला, आप देख रहे हो बीच में एक CH2 है और ये लाइक दिस, ठीक है, और उसकी दोनों तरफ नाइट्रो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, -M का है, -M का है। पर जो ये नाइट्रो ग्रुप होता है ना, इसमें एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन है बेटा। ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बहुत तगड़ा वाला -M इफेक्ट ग्रुप है ये नाइट्रो ग्रुप, ये बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। सो अगर दो तरफ नाइट्रो जुड़े हैं, ऐसी मिथिलीन जिसके दो तरफ नाइट्रो ग्रुप्स जुड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा, एक्टिव मिथिलीन तो है ही, पर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। यानी कि ये जो H है ना, ये जो CH है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। सो दिस विल बी रिलीज्ड एज H+, कार्बन पे आएगा माइनस, और वो दो नाइट्रो ग्रुप्स के थ्रू जो होगा स्टेबलाइज। सो इस वजह से द पॉइंट इज कि दिस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, जिसका नाम है बेसिकली डाइनाइट्रोमीथेन, इसको बोलते हैं, ठीक है, दिस वन इज अ वेरी वेरी स्ट्रांगली एसिडिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये मैं जो बोल रही हूँ कि भाई ये इससे ज़्यादा एसिडिक है और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसका कुछ हमारे पास क्वांटाइजेशन तो होना चाहिए ना, मेजरमेंट तो होना चाहिए। और मेजरमेंट क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का? pKa वैल्यूज। pKa वैल्यूज जो होती है ना किसी भी कंपाउंड की, वो बताती हैं कि वो कितना एसिडिक है। स्मॉलर इज द pKa वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। और इस पे मैंने क्लियरली पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ बेसिक से आपको एक वीडियो में समझाया है Ka और pKa वैल्यूज के बारे में, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, आप जरूर देख सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट।
a full clarity on the Ka pKa values and the concept of acidic strength। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं क्या कह रही थी बेटा, यहाँ पे वापस आओ कि pKa वैल्यूज बताएंगी। ठीक है, सो मैं अभी आपको pKa वैल्यूज बताती हूँ तीनों की। यहाँ मैंने अरेंज कर दिया इन तीनों कंपाउंड्स को उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा एसिडिक है ये, जिनके दो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जिसके दोनों तरफ नाइट्रो ग्रुप्स हैं, फिर ये जिसके दोनों तरफ ये COR ग्रुप्स थे, और फिर ये जो एक्टिव मिथिलीन के दोनों तरफ एस्टर वाले ग्रुप्स थे, क्योंकि जो -m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एन ग्रुप्स की वो इस ऑर्डर में है। सबसे तगड़ा नाइट्रो ग्रुप है, फिर ये कीटोन वाला है यानी कि ये बेसिकली COR वाला, फिर ये एस्टर वाला है COOR। सो उसी ऑर्डर में उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। वही बात रही जो मैंने आपको pKa वैल्यूज़ की बताई थी, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दी हैं। इन तीनों कंपाउंड्स के लिए, तीनों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के मैंने pKa वैल्यूज़ यहाँ लिखे हैं ग्रीन से। 3.6, इसका है 9, इसका है 13। और जैसे मैंने कहा, जो सबसे तगड़ा एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, उसका pKa सबसे छोटा होता है, ये 3.6 फॉर दिस डाइनाइट्रोमीथेन। फिर ये वाला कंपाउंड, इसका 9 है। ठीक है कि भाई इससे कम एसिडिक है पर इससे ज़्यादा है। और फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे 13 है फॉर दिस वन। सो ये इन तीनों में से वीकेस्ट एसिड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसके बेसिस पे हमने अरेंज कर दिया। इसी तरह बेटा अगर मैं ये दो एग्जांपल्स लेती हूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी फीलिंग आएगी और उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। देखो, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को देखो, ये अपना एक नॉर्मल सा मॉलिक्यूल है, कोई एक्टिव मिथिलीन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखो, इस कार्बन पे ये 3 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, और ये कार्बन CN ग्रुप जो है, C ट्रिपल बॉन्ड N, द CN ग्रुप विच इज़ अ -m इफेक्ट ग्रुप, दैट्स करेक्ट, उसके साथ जुड़ा है। तो अगर हम माने कि ये H पॉजिटिव लॉस हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, उसने ऐसे ही कंजुगेशन की, ठीक बात है, थोड़ा बहुत वो इफेक्ट हम समझ सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि ये एक्टिव मिथिलीन नहीं है ना, ये एक सिंपल कंपाउंड है, एक्टिव मिथिलीन की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो ये जो सिंपल कंपाउंड है वो इस CH बॉन्ड को एसिडिक नहीं कर पा रहा। उसका pKa वैल्यू देखो 31 है, कितना बड़ा pKa वैल्यू है। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी वीक एसिड, वेरी वेरी वीक एसिड। ठीक है, बट जस्ट इसके ऑपोजिट इस मॉलिक्यूल को देखो तो आप देखोगे यहाँ पर आपको एक्टिव मिथिलीन दिख रहा है साफ साफ, कि जो CH2 ग्रुप है उसकी दोनों तरफ 2 -m वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो देखो, 2 CN ग्रुप्स के होने की वजह से ये एक्टिव मिथिलीन बन गया। ये था आपका एक नॉर्मल कंपाउंड, पर ये कौन है, आपका एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। तो उससे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कितना फर्क आया, pKa वैल्यूज उसका गवाह है। देखो 31 थी, अब 11 हो गई। आप देख रहे हो जो pKa वैल्यू है वो 20 यूनिट्स से डिक्रीज कर गई सीधा सीधा, जब हम इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं। यानी 2 CN ग्रुप्स आने से सिंपल कंपाउंड जब एक्टिव मिथिलीन बन गया, एक सिंपल कंपाउंड जब एक्टिव मिथिलीन बन गया तो उसका pKa 20 यूनिट से फॉल कर गया, 31 से 11 हो गया। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। सो वही कंक्लूजन है दैट द presence of an active methylene in any compound increases its acidic strength substantially। ठीक है, और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स नॉर्मल कंपाउंड्स की बजाय में काफ़ी एसिडिक होते हैं। ठीक है, सो यही था इस वीडियो का पर्पस। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और अदर कंटेंट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।